हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको ये आरबीएससी क्लास 4th इंग्लिश का 5th चैप्टर कराया था हमने, जो कि 5th चैप्टर का थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, ये चैप्टर हमने पढ़ लिया था, जिसका नाम क्या है चैप्टर का? द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ चुके थे। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और थ्योरी दोनों आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सारे चैप्टर के एक तो थ्योरी का पोर्शन है, थ्योरी वाला वीडियो है आपका, और दूसरे में आपको मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। और इस चैप्टर के जो न्यू वर्ड्स थे वो बचे थे, उनको करते हैं पहले। ठीक है, इसके जो हार्ड वर्ड थे इनको हम कर लेते हैं पहले। फर्स्ट क्या है? क्रिएचर। आपको इनकी स्पेलिंग जरूर लर्न करनी है बेटा, आप लिख के करिए, नहीं फिर आप एग्जाम में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप इन सबकी आपको स्पेलिंग लर्न करनी है। क्रिएचर, क्रिएचर किसको बोलते हैं? प्राणियों को। CREATURE, क्रिएचर। क्रिएचर कहते हैं लिविंग बीइंग, जो कि जीवित प्राणी होते हैं। ठीक है, तो क्रिएचर किसे कहते हैं? लिविंग बीइंग को, जो कि जीवित प्राणी होते हैं, उन्हें हम क्रिएचर या फिर लिविंग बीइंग कहते हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड किसको कहते हैं? वार्म ब्लडेड का मतलब है गर्म खून। वार्म का मतलब गर्म होता है, ब्लड आप जानते हो, ब्लड कहते हैं खून को। ठीक है, और दोनों साथ में मिलके वार्म ब्लडेड का मतलब क्या हो गया? गर्म खून। ठीक है, गर्म खून इसका मतलब हो गया हैविंग वार्म ब्लड ऑल द टाइम। गर्म खून वाला जीव, ऐसा जानवर, ऐसा जीव जिसका हमेशा ही गर्म खून रहता हो। ठीक है, हैविंग वार्म, वार्म का मतलब वैसे ही गर्म होता है, ब्लड मतलब खून को बोलते हैं, ऑल टाइम मतलब पूरे समय। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड अब से आप याद रखेंगे, वार्म ब्लडेड का मतलब गर्म खून वाला जीव। वार्म की स्पेलिंग क्या है? WARM, वार्म। ब्लड की स्पेलिंग क्या है? BLOODED, ब्लड। ठीक है, स्पेसीज, स्पेसीज किसको बोलते हैं? प्रजातियों को। ठीक है, SPECIES, स्पेसीज बोलते हैं प्रजातियों को। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बर्ड, एक तरह के पक्षियों का ग्रुप। ठीक है, या फिर एक तरह के एनिमल्स का ग्रुप, एक तरह के जानवरों का ग्रुप। ठीक है, जिन्हें हम स्पेसीज कहते हैं। ग्रुप मतलब समूह, ऑफ सिमिलर मतलब एक जैसे, टाइप्स ऑफ वर्ड एक जैसी टाइप के वर्ड का, पक्षियों का समूह या फिर एनिमल्स का, जिन्हें हम प्रजातियां कहते हैं। ब्रिलियंटली कलर्ड। ब्रिलियंटली कलर का क्या मतलब है? विद वेरी ब्राइट कलर, बहुत चमकीले रंग। ठीक है, चमकीले रंगों युक्त, जो कि चमकीले, जैसे मोर के हमने पंख देखे थे ना, उनके कैसे अलग अलग रंग के पंख थे, चमकदार पंख थे, चमकीले, है ना। तो इसी तरह से जो वेरी ब्राइट मतलब बहुत चमकीले जिनके पंख होते हैं, कलर, कलर मतलब रंगों को। ठीक है, तो चमकीले कलर के जो रंग होते हैं उनको कहते हैं ब्रिलियंटली कलर्ड। ठीक है, स्पेलिंग आप याद करेंगे, BRILLIANTLY। ठीक है, BRILLIANTLY, इसको तोड़ के आप याद करेंगे, आधा आधा याद करिए, जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, कलर्ड कहते हैं रंगों को। फीजेंट, फीजेंट किसको बोलते हैं? फीजेंट का मतलब होता है अ लार्ज बर्ड, बड़ा सा पक्षी, दैट हैज अ लॉन्ग टेल, जिसकी लंबी सी पूंछ हो। ठीक है, लंबी पूंछ वाला पक्षी, टेल कहते हैं पूंछ को। ठीक है, लार्ज का मतलब बड़ा होता है, बर्ड आपको पता है पक्षी को बोलते हैं, दैट मतलब जिसकी, हैज अ लॉन्ग मतलब लंबी सी। ठीक है, टेल पूंछ को बोलते हैं, TAIL, टेल का मतलब पूंछ होता है। तो एक ऐसा पक्षी जिसकी लंबी पूंछ हो, लंबी पूंछ वाला पक्षी, जिसे क्या कहते हैं? फीजेंट कहते हैं, PHEASANT। ठीक है, फीजेंट आपकी स्पेलिंग जरूर याद करनी है। ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? HUMID, ह्यूमिड का मतलब होता है नमी वाली जगह। ठीक है, जहाँ पे मॉइस्चराइजर हो, जहाँ पे मोस्ट हो, नमी या आर्द्रता युक्त।
ठीक है, ऐसी जगह जहां पे कुछ नमी रहती हो। ग्रोव, ग्रोव का क्या मतलब है? GROVE, ग्रोव। ग्रोव किसको बोलते हैं? ग्रोव का मतलब है अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ सम पार्टिकुलर टाइप ग्रोइंग इन द एरिया। कुंज या फिर पेड़ों का झुरमुट जिसको कहते हैं। ग्रोव का मतलब होता है पेड़ों का झुरमुट। अ लार्ज मतलब बड़ा सा, नंबर ऑफ ट्रीज जहाँ पे बहुत, एक बड़ा सा एरिया जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हों, बहुत सारे पेड़ हों। ऑफ सम पार्टिकुलर टाइप, कुछ विशेष तरह के। ग्रोइंग मतलब उगे हुए हों। इन एन एरिया, उस एरिया में कुछ विशेष तरह के पेड़ पौधे उगे हुए हों, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रोव बोलते हैं। जिसे हिंदी में कुंज या फिर पेड़ों के झुरमुट बोल सकते हैं। ठीक है, इनको आपको अच्छे से याद करना है, मैं बार बार कह रही हूँ। और अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो आप इससे पहले का वीडियो देख लीजिए, तो आपको स्टोरी से सारे वर्ड वैसे याद हो जाएंगे। ठीक है। क्लस्टर्स, क्लस्टर्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल ग्रुप। ठीक है, क्लस्टर का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा ग्रुप, छोटे छोटे समूह बनाना। ठीक है, क्लस्टर का मतलब क्या है? छोटे छोटे समूह बनाना। CLUSTERS, क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या है? स्मॉल मतलब छोटा, ग्रुप्स कहते हैं समूह को, तो छोटे छोटे समूह बनाना कहलाता है क्लस्टर। ठीक है, CLUSTERS, क्लस्टर। ठीक है, नाम आप याद करेंगे। फिर इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का क्या मतलब है? इम्प्लाइज का मतलब होता है अर्थ निकालना। ठीक है, या संकेत करना। अर्थ निकालना या फिर संकेत करना इम्प्लाइज कहलाता है। IMPLIES, इम्प्लाइज। अंडरलाइन मीनिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है अर्थ या फिर संकेत करना या फिर अर्थ निकालना। अंडरलाइन मीनिंग, ठीक है, मीनिंग निकालना, अंडरलाइन मीनिंग इम्प्लाइज कहलाता है। IMPLIES। ठीक है। इरिडिसेंट, इरिडिसेंट का मतलब क्या है? इरिडिसेंट का मतलब है शाइनिंग विद मैनी डिफरेंट कलर व्हेन सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, विभिन्न प्रकार में अलग अलग रंग दिखना। ठीक है, शाइनिंग मतलब कलर कहते हैं, शाइनिंग मतलब चमक को बोलते हैं। ठीक है, शाइनिंग विद मैनी डिफरेंट कलर, अलग अलग तरह के रंग। ठीक है, डिफरेंट मतलब अलग अलग, मैनी मतलब बहुत सारे, विद मतलब साथ में, व्हेन मतलब जब, सीन मतलब दिखाई दे, फ्रॉम डिफरेंट एंगल अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसे? इरिडिसेंट कहेंगे। ठीक है, इरिडिसेंट बोलेंगे IRIDESCENT, इरिडिसेंट, विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंग दिखना। ठीक है। कंपोज, कंपोज का मतलब क्या होता है? टू राइट अ पीस ऑफ म्यूजिक या फिर समथिंग। आप लिखें, किसी म्यूजिक को लिखें, आप म्यूजिक के किसी पार्ट को लिखें या फिर कुछ और लिखें। यहाँ कविता लिखना आदि है। ठीक है, कंपोज का मतलब होता है राइट करना, राइट मतलब लिखना, आप पीस मतलब एक हिस्सा ऑफ म्यूजिक, आप म्यूजिक का कोई हिस्सा लिखें या फिर समथिंग कुछ भी लिखें, कोई कविता लिखें या कोई चीज लिखें, उसे कहते हैं कंपोज। ठीक है, COMPOSE, कंपोज। फेदरी, फेदरी का मतलब क्या है? फेदरी का मतलब है सॉफ्ट एंड डेलिकेट फेदर्स, मुलायम पंखों वाला। ठीक है, तो फेदरी का मतलब FEATHERY, फेदरी का मतलब सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट कहते हैं मुलायम को, एंड डेलिकेट, डेलिकेट कहते हैं नाजुक, फीदर कहते हैं, फेदर का मतलब पंख होते हैं। ठीक है, जो मुलायम पंखों वाला जो होता है पक्षी उसे कहते हैं फेदरी। स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का क्या मतलब है? यूनिक, अपने आप में अलग दिखना या अनोखा दिखना। स्टैंड आउट का मतलब होता है यूनिक, अपने आप में अलग या फिर अनोखा दिखाई देना, विशेष दिखाई देना। तो SAND
डी स्टैंड, ओ यू टी आउट, स्टैंड आउट का मतलब यूनिक, UNIQUE यूनिक। यूनिक और स्टैंड आउट दोनों का मतलब एक होता है। यूनिक का मतलब भी खास होता है, विशेष होता है, अपने आप में जो अलग दिखाई दे। ठीक है, स्टैंड आउट का मतलब भी अपने आप में अलग दिखने वाला, विशेष दिखने वाला, अनोखा दिखने वाला। ठीक है। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब क्या है? ब्राइटन विद लाइट, टू शाइन, जगमगाना। ठीक है, जगमगाना, ब्राइटन का मतलब होता है चमकीला, चमकदार, विद लाइट, लाइट से जो चमचमा रहा हो, जगमगा रहा हो, और टू शाइन, शाइन कर रहा हो, शाइन का मतलब चमक होती है, तो जगमगाना पूरे का मतलब क्या होगा? जगमगाना। इल्यूमिनेट, ILLUMINATE। ठीक है, इल्यूमिनेट को आप तोड़ के याद करेंगे, ILLUMINATE में इल्यूमिनेट ऐसे करके याद करना। ब्राइटन, BRIGHTEN, ब्राइटन मतलब चमकदार, विद लाइट जो लाइट से चमक रहा हो, टू शाइन, शाइन का मतलब भी चमकना होता है। ठीक, तो इसका सब मिलके क्या हो गया? जगमगाना। ठीक है। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का क्या मतलब है? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर या फिर शानदार। तो मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग कैसे आप याद करेंगे? MAG मैग, फिर NI नी, मैग्नी, FI फी, सेंट CENT सेंट। ठीक है, ऐसे करके याद करना। मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट मतलब वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, शानदार। ठीक है, तो ये आपके हार्ड वर्ड है जिन्हें आप लिख लिख के याद करेंगे। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच फैमिली ऑफ बर्ड्स डज द पिकॉक बिलोंग टू? जो पिकॉक है वो किस फैमिली के वर्ड से बिलोंग करता है, संबंधित है। ठीक है, बिलोंग करना मतलब संबंधित होना। तो जो मोर है वो पक्षियों के किस परिवार से संबंधित है? क्या मतलब हुआ इसका? कि जो मोर है वो किस, जो मोर है पक्षी, मोर पक्षी जो है वो पक्षियों के किस परिवार से संबंधित है? विच फैमिली मतलब किस फैमिली से, किस परिवार से, और वर्ड्स पक्षियों के। ठीक है, डज पिकॉक, पिकॉक मोर कहते हैं, बिलोंग्स टू मतलब संबंधित है। तो किससे संबंधित है? अगर आपने चैप्टर देख रखा है तो आपको पता होगा कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, और नहीं देखा है तो आप यहाँ देख लीजिए, पर चैप्टर आप जरूर ध्यान से देखिए ताकि आप क्वेश्चन आंसर आपको याद हो सके। तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट का आंसर, पिकॉक बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फिजेंट। किसकी फैमिली से बिलोंग करता है? ये फिजेंट की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मोर किसकी फैमिली से बिलोंग करता है? फिजेंट की फैमिली से। और फिजेंट का मतलब क्या है? हमने देखा था कि फिजेंट का मतलब क्या था। ठीक है, अभी जब हमने आपके हार्ड वर्ड किए थे, न्यू वर्ड किए थे, तब उनमें हमने सीखा था कि फिजेंट का क्या मतलब है। तो आई होप आपको पता होगा कि फिजेंट का क्या मतलब है, तो आप बताएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि फिजेंट का मतलब होता है लंबी पूंछ वाले। ठीक है, लंबी पूंछ वाले जो पक्षी होते हैं। तब आप याद रखेंगे कि पीकॉक बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फिजेंट्स। ठीक है, दूसरा आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड? हमारे राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? तो ये बात तो आपको जरूर याद हो गई होगी कि हमारे राष्ट्र पक्षी का क्या नाम है। ठीक है, तो हमारे राष्ट्र पक्षी का क्या नाम है? हमारे राष्ट्र पक्षी का नाम क्या है बताइए? हमारे राष्ट्र पक्षी का नाम मोर है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? सेकंड का आंसर आप कैसे लिखेंगे? पिकॉक इज द नेम ऑफ अवर नेशनल बर्ड। ठीक है, पिकॉक इज द नेम ऑफ अवर नेशनल बर्ड। कैसे लिखेंगे आप? पिकॉक इज द नेम ऑफ अवर नेशनल बर्ड। ठीक है, हमारे राष्ट्र पक्षी का नाम मोर है। ऐसे लिखेंगे ना आप कि हमारे राष्ट्र पक्षी का नाम मोर है। Peacock is the name of our national bird. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? Where does India फीफॉल live? इंडिया में फीफॉल कहाँ पर रहते हैं? ठीक है, क्या बताना है आपको
कि जो भारतीय मोर समूह, फीफॉल का मतलब क्या होता है, मोर समूह, भारतीय मोर समूह कहाँ रहते हैं। ठीक है, भारतीय मोर समूह कहाँ रहते हैं, तो आपको बताना है कि भारतीय मोर समूह कहाँ पे रहते हैं। फीफॉल का मतलब फीफॉल का क्या मतलब है, फीफॉल कहते हैं मोर को। ठीक है, तो फीफॉल कहाँ रहते हैं, तो आप क्या बताएंगे इसका थर्ड का आंसर, द इंडियन फीफॉल लिव्स इन ह्यूमिड एरिया। ठीक है, कहाँ पे रहते हैं ये ह्यूमिड एरिया में रहते हैं ऑफ द कंट्री के ह्यूमिड एरिया में ये रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, द फीफॉल लिव्स इन द ह्यूमिड एरिया ऑफ कंट्री। ठीक है, कहाँ पर रहते हैं ये फीफॉल, आप इनको याद करना है आपको अच्छे से, अगर आप याद नहीं करेंगे तो फिर कैसे आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, स्पेलिंग के साथ या लर्न करना है आपको, और इन सबको आपको अपनी नोट डाउन में नोट कर लेना है। वीडियो को पॉज करिए और इन्हें आप नोट डाउन करिए। ठीक है, बुक में आप जब तक नोटबुक में नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर आपको अच्छे से याद नहीं हो पाएगा। चलिए, तो थर्ड का आंसर क्या है, द इंडियन फीफॉल लिव्स मतलब रहना। ठीक है, जो इंडियन फीफॉल है वो इन द ह्यूमिड मैंने बताया था, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, नमी वाली जगह, एरिया कहते हैं जगह को, ऑफ कंट्री मतलब देश के। ठीक है, तो फीफॉल कहाँ पर रहते हैं, फीफॉल जो है वो नमी वाले एरिया में रहते हैं। ठीक है, भारतीय मोर समूह, हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, भारतीय मोर समूह देश के नमी युक्त क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्या पूछा है आपको, फोर्थ में व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ पिकॉक। अब पिकॉक का संस्कृत में नेम क्या है, संस्कृत में पिकॉक को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है कि पिकॉक जो मोर है हमारा, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, मोर का संस्कृत नाम क्या है। तो आपको पता है मोर का संस्कृत नाम क्या है, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि संस्कृत में मोर को मयूर बोलते हैं, है ना, ऐसे था ना, आपको भी याद हो गया होगा। तो आप क्या लिखेंगे, मयूर इज द संस्कृत नेम ऑफ पिकॉक। ठीक है, मोर का संस्कृत नाम संस्कृत में मयूर कहा जाता है, मोर को संस्कृत में मयूर कहा जाता है। तो मयूर इज द संस्कृत नेम ऑफ पिकॉक। ठीक है, फिफ्थ में क्या पूछा गया है आपसे, व्हाट डज द नेम मयूर मीन्स। अब जो हमने मयूर नाम देखा है इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो हमने मयूर नाम देखा है, मयूर नाम का क्या अर्थ होता है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि मयूर नाम का क्या अर्थ होता है, मयूर का मतलब किलर होता है, मारने वाला। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे, द नेम मयूर मीन्स अ किलर। ठीक है, मयूर मीन्स का मतलब क्या होता है, किलर मतलब हत्यारा। ठीक है, तो आप याद रखें किलर का मतलब क्या होता है, हत्यारा। चैप्टर में पढ़ा था कि द नेम, मयूर को हत्यारा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सांप सबको काटते हैं और ये सांप को भी खा जाता है। ठीक है, सांप दूसरे क्रिएचर को काटते हैं, खाते हैं, और मयूर क्या करता है, मयूर सांप को ही खा जाता है। ठीक है, तो द नेम मयूर मीन्स अ किलर, मयूर का मतलब क्या है, हत्यारा। ठीक है, 6 में वाई इज द पिकॉक आल्सो कॉल्ड नीलकंठ। अब मोर को नीलकंठ क्यों कहा जाता है। ठीक है, मोर को नीलकंठ भी कहा जाता है, पर उसे क्यों नीलकंठ कहा जाता है ये आपको बताना है। वाई इज द पिकॉक आल्सो कॉल्ड नीलकंठ, मयूर को नीलकंठ क्यों कहा जाता है, तो आप क्या बताइए क्यों कहा जाता है। चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मोर को नीलकंठ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी नीली गर्दन होने के कारण इसे नीलकंठ भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, द पिकॉक इज आल्सो कॉल्ड नीलकंठ बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू नेक, क्योंकि इसकी नीली गर्दन होती है। बिकॉज का मतलब क्योंकि, ऑफ इट्स का मतलब इसकी, ब्लू नेक मतलब नीली गर्दन। हमने देखा था ना पिकॉक की डार्क कलर की नीली गर्दन होती है। तो कैसे आप बनाएंगे, द पिकॉक इज आल्सो कॉल्ड नीलकंठ, पिकॉक को, मोर को नीलकंठ भी कहा जाता है। बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑफ
इट्स ब्लू नेक, क्योंकि इसकी नीली गर्दन होने के कारण इसे नीलकंठ भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 7, व्हाई आर पीकॉक फेदर्स इन ग्रेट डिमांड। ग्रेट डिमांड मतलब बहुत ज्यादा मांग होना, ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा, डिमांड कहते हैं मांग को। ठीक है। फेदर आपको पता चल गया, फेदर बोलते हैं पंखों को। ठीक है। तो मोर के पंखों की बहुत ज्यादा डिमांड क्यों है? तो क्यों इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, हमने पढ़ा था क्योंकि जो मोर के पंख होते हैं इनसे हैंड फैन बनाए जाते हैं, हाथ के पंखे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इंग्लिश में? लास्ट 7 का आंसर आप लिखेंगे कि द पीकॉक फेदर्स आर इन ग्रेट डिमांड बिकॉज दे आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग हैंड फैन। ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिए और इन सभी के आंसर आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, नोटबुक में अपनी लिखने हैं। ठीक है। लिखकर आप याद करना, 1-2 बार वीडियो देख लेना। ठीक है। और फिर आप अपने आंसर नोट डाउन कर लेना, तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो क्या आप लिखेंगे इसका आंसर? द पीकॉक फेदर्स आर इन ग्रेट डिमांड, बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है, क्योंकि बहुत मांग है। बिकॉज मतलब क्योंकि, दे आर वाइडली, वाइडली मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है। वाइडली का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। यूज्ड, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन मेकिंग, मेकिंग मतलब बनाने में, क्या बनाने में? हैंड फैन बनाने में, हाथ वाले पंखे बनाने में। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब आप कीजिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच। अब आपको नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है और फिर आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ठीक है। चलिए, मयूर इज द संस्कृत नेम ऑफ पीकॉक। अब आपसे पूछा गया है कि क्या मयूर, मयूर जो है वो संस्कृत नाम है, और पीकॉक, पीकॉक का संस्कृत में नेम मयूर है। तो ये बात तो हमने पढ़ी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि संस्कृत में मोर को मयूर ही कहा जाता है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप ट्रू बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड, अ पीकॉक इज कॉल्ड, लक्षकांता, क्या पीकॉक को लालकंठ कहते हैं? ठीक है। पीकॉक इज कॉल्ड लालकंठ, क्या पीकॉक को लालकंठ कहा जाता है? तो ऐसा तो नहीं है, पीकॉक को लालकंठ थोड़ी कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं ना। पीकॉक को हमने पढ़ा था, पीकॉक को नीलकंठ कहा जाता है। ठीक है। लालकंठ थोड़ी ना कहते हैं। तो यहाँ पे आप फॉल्स करेंगे क्योंकि ये गलत है। ठीक है। एफ बनाएंगे। नेक्स्ट, आ पीकॉक इज अ किलर ऑफ स्नैक, क्या पीकॉक सांप को मार देता है? ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मोर है वो सांप को मार के खा जाता है। ठीक है। तो आप पीकॉक इज द किलर, किलर मतलब हत्यारा, ऑफ स्नैक, सांप का हत्यारा है मोर, मोर सांप को मार के खा जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। ठीक है। टी बनाएंगे ट्रू के लिए। A peacock has got only one colored feather, क्या पीकॉक के केवल एक ही रंग के पंख होते हैं? तो ऐसा तो नहीं है, पीकॉक के तो बहुत सारे कलर के पंख होते हैं, है ना, मल्टी कलर के पंख होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पर भी आप फॉल्स करेंगे, एफ बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अ पीकॉक कैन फ्लाई वेरी हाई, क्या पीकॉक जो है मोर बहुत ऊंचा उड़ सकता है? तो ऐसा भी नहीं है, पीकॉक जो मोर होते हैं वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते। ठीक है। मोर जो है वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। तो यहाँ पर तो वेरी हाई का मतलब बहुत ऊंचा। ठीक है। तो ये बात तो रॉन्ग हो गई। तो आप यहाँ क्या करेंगे? यहाँ भी आप फॉल्स करेंगे, क्योंकि जो मोर हैं वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ पीकॉक्स आईज हैव मार्किंग ऑफ डिफरेंट कलर इन देम, कि जो पीकॉक की जो आईज होती हैं, आंखें होती हैं, वो मार्किंग करती हैं ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर की आंखें होती हैं, अलग अलग कलर से आंखें मार्क कर रही होती हैं, चमक रही होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है, मोर के जो पंख थे वो अलग अलग कलर के थे, ना कि उसकी आईज। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप फॉल्स कर देंगे। मोर के पंख जो थे वो अलग अलग कलर के थे, उसकी आईज अलग अलग कलर की नहीं थी, मोर के पंख अलग अलग रंगों के थे। ठीक है।
एक्टिविटी 2 में राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ पीकॉक बॉडी। ठीक है, इनको मैंने पहले से ही लिख दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इनका क्या है, फर्स्ट का इसके आपको इसका मतलब पहले समझ लीजिए। राइट द नेम, आपको नाम लिखने हैं, ऑफ पार्ट्स मतलब हिस्सों के, ऑफ द पीकॉक, पीकॉक जो मोर है उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखने हैं आपको। तो हमने पहला देखा उसकी ब्लू कलर की नेक होती है, ठीक है, नीली कलर की गर्दन होती है मोर की। फिर ब्लू ग्रीन फेदर, उसके ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के अलग अलग रंगों के उसके पंख भी होते हैं, फेदर भी होते हैं। और उसकी बीक होती है, चोंच, बीक किसको बोलते हैं, बीक का मतलब चोंच होती है, ठीक है। लेग्स कहते हैं पैरों को, ठीक है। तो इस तरह से आप उनके अलग अलग पार्ट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर राइट वन वर्ड फॉर फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। अब आपको इनके लिए एक शब्द लिखना है, ठीक है। और जो स्टार्ट किससे होना चाहिए, स्टार्ट जो पहला है सी से स्टार्ट हो रहा हो, फिर ए से, फिर जी से, फिर एफ से और एफ से, ठीक है। आपको इन सेंटेंस के लिए एक शब्द लिखना है जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही हो, जिसकी स्टार्टिंग दिए हुए लेटर से हो रही हो, ठीक है। तो पहले का मतलब क्या है, एनी लिविंग बीइंग, ठीक है। किसी भी लिविंग बीइंग को क्या कहा जाता है, सी से क्या बनेगा। अब आप सोचिए कि सी से क्या बन सकता है, सी से क्या बनेगा, क्रिएचर बनेगा। आप यहाँ भर लेना अपनी नोटबुक में, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो सी से क्या बनेगा, सी से बनेगा क्रिएचर। तो क्रिएचर की स्पेलिंग आपको याद हो चुकी होगी, ठीक है। तो आप इसकी स्पेलिंग याद करके लिखिएगा, ठीक है। क्रिएचर की स्पेलिंग क्या होती है, CREATURE, क्रिएचर, ठीक है। तो किसी भी लिविंग थिंग को क्या कहते हैं, लिविंग बीइंग को क्या कहते हैं, किसी भी जीवित प्राणी को क्रिएचर कहा जाता है, CREATURE, ठीक है। समझ गए आप, सीधे आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भर लेना, ये जो पोर्शन यहाँ पर है आपका सी के बाद में, ठीक है। एनीथिंग दैट अट्रैक्ट्स, कोई भी ऐसी चीज जो हमें अट्रैक्ट करती है, हमें आकर्षित करती है अपनी तरफ, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ए से क्या बनेगा, ए से क्या बनेगा, अट्रैक्टिव बनेगा, ठीक है। तो ए से हम क्या लिखेंगे, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से ही बना लीजिए आप, ठीक है। यहाँ से आप बनाएंगे ATTRACT, अट्रैक्टिव, TIV, ठीक है। अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव, ठीक है। ए से स्टार्ट हो रहा है तो क्या बन जाएगा, अट्रैक्टिव, जो अपनी तरफ हमें आकर्षित करे, ठीक है। आकर्षण जो चीजें होती हैं, अट्रैक्ट करती हैं जो चीजें, उन्हें अट्रैक्टिव बोलते हैं, ठीक है। फिर एन एरिया विद अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इन इट, एक बड़ा से एरिया जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उनका एक नाम क्या है, हमने देखा था, उन्हें ग्रोव कहा जाता है, ठीक है। तो जी से क्या बनेगा, ग्रोव बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो आपको लिख के बता दूं आपको कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दी है, बाकी देखो एक जैसे आपको जी बना हुआ है तो जी के बाद वाली स्पेलिंग आपको लिखनी है। जी बना है, आपको जी नहीं लिखना है, फिर आपको लिखना है आर, ठीक है। ROVE, ग्रोव, ठीक है। तो पूरी स्पेलिंग क्या होगी, GROVE, ग्रोव। इस तरह से आपको लिखनी, एक जो जी लिखा है उसे छोड़ देना है, बाकी वाले आपको लिखनी है, ठीक है। तो जी से बनने वाला हो गया ग्रोव, GROVE, ग्रोव, ठीक है। ऐसे ही हैविंग सॉफ्ट एंड डेलिकेट फेदर्स, जिनके सॉफ्ट मतलब मुलायम और नाजुक पंख होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था चैप्टर में। तो एफ से क्या बनेगा, फैदरी, उनको फैदरी बोलते हैं ना, ठीक है। अब आप इनको भर लेना, मैं यहीं पे आपके लिए लिख दे रही हूँ। तो उनको क्या बोलेंगे, फैदरी। क्या स्पेलिंग होगी उसकी, FEATH, यहीं से आप बनाएंगे। उसके बाद आप क्या बनाएंगे, ERY, फेदरी, ठीक है। FEA, ठीक है, FEATHERY, फेदरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंप्लीट करना। फिर द अपोजिट ऑफ द मेल
इज कॉल्ड, मेल का अपोजिट क्या होता है, एफ से क्या बनेगा, फीमेल, मेल का अपोजिट फीमेल होता है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फीमेल, मेल का अपोजिट क्या होता है, फीमेल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे फीमेल, मेल का अपोजिट होता है फीमेल, स्पेलिंग याद करिएगा, ठीक है, FEMALE, फीमेल, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी बुक में कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इनको आपको मैच करना है। कैसे कैसे मैच करेंगे, तो क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो क्लस्टर का मतलब क्या होगा, एक स्मॉल क्लोज ग्रुप होता है, ठीक है। फॉर्मिंग, तो क्या मैच करेंगे, फॉर्मिंग स्मॉल क्लोज ग्रुप, ठीक है। क्लस्टर का मतलब एक स्मॉल फॉर्मिंग ग्रुप होता है, तो आप इसको मैच करेंगे क्लस्टर को, फॉर्मिंग स्मॉल क्लोज ग्रुप, एक ग्रुप को बोलते हैं, छोटे से समूह को। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रांड, बहुत ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षक करती हैं, उन्हें कहते हैं मैग्निफिसेंट। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का क्या मतलब होता है, ब्राइट विद लाइट, जो लाइट से चमक रहा हो, ठीक है। इल्यूमिनेट का मतलब जो कि लाइट से चमक रहा हो, बिल्कुल ब्राइट एंड, ठीक है, ब्राइट एंड विद लाइट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है जो बिल्कुल चमचमा रहा हो, जगमगा रहा हो, ब्राइट एंड विद लाइट। फिजेंट, फिजेंट का मतलब क्या होता है, जो लंबी पूंछ वाले पक्षी होते हैं, फिजेंट का मतलब होता है अ लॉन्ग टेल बर्ड्स, ठीक है। तो इसको आप इससे मैच कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब आगे क्या दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग वर्ड केयरफुली एंड से हाउ दे आर फॉर्म। कलरफुल, इन्हें आप अच्छे से पढ़िए और फिर इन्हें रीराइट करिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कलरफुल एंड पावरफुल, ठीक है। द वर्ड कलरफुल एंड पावरफुल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग फुल, कलरफुल और पावरफुल को कैसे बनाया गया है, इसका फुल का यूज करके, FUL का यूज करके। देखिए यहाँ पे ये कलर था, कलर में इन्होंने क्या ऐड कर दिया, FUL को यूज ऐड करने के बाद कलरफुल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे पावर था, पावर में FUL को ऐड किया तो पावरफुल बन गया, ठीक है। जैसे कलर में यहाँ देखिए कलर प्लस फुल, कलरफुल, ठीक है, इक्वल टू कलरफुल हो गया, पावर प्लस फुल इक्वल टू पावरफुल हो गया, ठीक है। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, ये वर्ड क्या बन गए, एडजेक्टिव बन गए, विशेषता को बताने वाले बन गए। डिस्क्राइब द पर्सन प्लेस थिंग, ठीक है। अब आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है पर्सन को, पर्सन कहते हैं किसी व्यक्ति को, प्लेस जगह को कहते हैं, थिंग कहते हैं चीज़ों को या फिर एनिमल को। आपको भी डिस्क्राइब करना है, कैसे करेंगे आप, फॉर्म सम मोर वर्ड बाय एडिंग FUL, आपको फुल ऐड करना है। अब यहाँ पे वंडर, केयर, यूज, होप और हार्म दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे फुल को यूज करके बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर फुल यूज कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वंडरफुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर फुल का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आप फुल का यूज करके बना सकते हैं वंडरफुल, ठीक है, वंडरफुल हो जाएगा। फिर यहाँ पे केयर, केयर में फुल यूज करेंगे तो क्या बनेगा, कलरफुल बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से कलरफुल हो जाएगा। फिर यूज में आप फुल को यूज करेंगे तो क्या बनेगा, फुल ऐड करेंगे तो यूजफुल हो जाएगा, ठीक है, FUL। तो आपको इन सब में क्या करना है, FUL को यूज करना है, ठीक है, ये आप कर लेना, FUL, सब में आपको FUL को यूज करना है, ठीक है। तो हार्मफुल, होपफुल, यूजफुल, केयरफुल और वंडरफुल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप FUL को यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपको, अब यहाँ पे आपको जंबल वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको दोबारा से अरेंज करना है, लिखना है, ठीक है। अब आप इनको ध्यान से देखिए, अगर आपको स्पेलिंग याद है तो आप यहाँ बना लेंगे। तो COULOR से क्या बनेगा, कलर बनेगा, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग आप सही करके कैसे लिखेंगे, कलर की स्पेलिंग आप क्या होती है, कलर की स्पेलिंग आप लिख लेंगे COLOU
कलर। ठीक है, इस तरह से आपको सारी सही करनी है। फिर नेक्स्ट स्पेलिंग क्या बनेगी, CNTROUY, इससे क्या बनेगी, कंट्री। क्या बनेगी, तो कंट्री की स्पेलिंग क्या होती है, COUNTRY, कंट्री। ठीक है, इस तरह से आप सही करके लिखेंगे। फिर पिकॉक की स्पेलिंग तो आपको याद ही हो गई होगी, POEACK, इससे क्या बनेगी, पिकॉक। ठीक है, पिकॉक की स्पेलिंग क्या होती है, PEACOCK, पिकॉक। फिर बीक की स्पेलिंग यहाँ पे आपको सही करना है, तो BEAK की स्पेलिंग को आप सही करेंगे तो क्या बनेगी, बीक बनेगी। बीक मतलब चोंच होती है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, BEAK, बीक। फिर ये किसकी स्पेलिंग बनेगी, TERES, क्या बनेगा, ट्रीज बनेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ट्रीज की स्पेलिंग TREE, ठीक है, S, ट्रीज। फिर ये किसकी स्पेलिंग है, GARSS, इससे क्या बनेगा, इससे ग्रास बनेगी। ठीक है, इसको सही आप करेंगे, GR, जो आप इसको सही करके फिर क्या बनाएंगे, ग्रास, GRASS। ठीक है, इस तरह से आपको इन सबको सही करके लिखना है। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी थर्ड। अब थर्ड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस इन द टेबल। ये टेबल में आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, पहले तो आप इन्हें पढ़िए। जैसे कि कॉलन ए और कॉलन बी में दिया गया है, हरीश प्लेज फुटबॉल। ठीक है, हरीश जो है फुटबॉल खेलता है। माई ब्रदर इज राइटिंग अ लेटर, मेरा भाई लेटर लिखता है। और चित्तौड़गढ़ इज द हिस्टोरिकल सिटी, जो चित्तौड़गढ़ है वो एक ऐतिहासिक शहर है। दे हैव डन देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। मैनी सोल्जर्स डाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, मैनी सोल्जर्स कहते हैं सैनिकों को, डाई फॉर प्रोटेक्शन अवर फैमिली, अपनी कंट्री को, अवर कंट्री मतलब अपने देश को बचाते हुए बहुत सारे सैनिक डाई हो गए, मर गए। चिल्ड्रन लाइक अ लिसन टू मॉर्निंग स्टोरी। ठीक है, जो बच्चे हैं उन्हें मॉर्निंग स्टोरी सुनना पसंद है। दिनेश विल बाय अ न्यू कार, दिनेश एक नई कार खरीदेगा। ठीक है, वुमेन लुक आफ्टर द होम अफेयर्स, जो महिलाएं होती हैं वो देखभाल करती हैं, लुक आफ्टर द होम अफेयर्स। ठीक है, होम अफेयर्स की देखभाल करती हैं। तो ये आपके कुछ सेंटेंस थे। अब आपको क्या करना है, द वर्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड, जो वर्ड लेफ्ट हैंड साइड थे आर नेम ऑफ पर्सन, जो पर्सन किसी पर्सन के नाम था, थिंग्स या फिर, और प्रोनाउंस या फिर किसी पर्सन की जगह जो चीज यूज की गई थी उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। दे टेल अस व्हाट और हु वी आर टॉकिंग अबाउट, द कार्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने देखा था इस वाले कॉलम में, ये जो कॉलम हमने देखा था जहाँ पे किसी का नाम है, ठीक है, या फिर किसी के नाम की जगह कुछ यूज किया गया, जैसे माई ब्रदर प्रोनाउन यूज किया गया है, किसी जगह का नाम यूज किया गया है, किसी पर्सन का नाम यूज किया गया है, तो ये वाला हिस्सा क्या बन गया, ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाला हिस्सा हो गया। और दूसरे के लिए क्या कहा गया है कि they are subject or part of the sentence given the column B। अब column B में आपको क्या दिया गया है, here the word column B tell us something about the subject। column B में आपको subject के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, and they are called predicate, और जो subject के बारे में बताया गया है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम predicate कहेंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है उसे क्या बोलेंगे आप, तो ये वाला जो आपका हिस्सा है इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप प्रेडिकेट बोलोगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा प्रेडिकेट का है और ये आपका हिस्सा सब्जेक्ट का है। ठीक है, सब्जेक्ट इज अ पर्सन, सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, थिंग्स मतलब चीजें हो सकती हैं, दैट वी वांट टू टॉक अबाउट, जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीजें सब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई थिंग्स चीजें हो सकती हैं, या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है। इट इज ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन,
ये हमेशा क्या होते हैं, या तो नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे। जो चीज़ें नाउन की जगह यूज की जाती हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे किसी का नाम है, किसी के नाम की जगह आप कुछ यूज करते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। सब्जेक्ट में कंटेन वन वर्ड, सब्जेक्ट में एक वर्ड होता है, हो सकता है और मैनी वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, इसमें से बी पार्ट में वर्क इन पेयर, आपको पेयर में वर्क करना है। रीड द सेंटेंस, नीचे सेंटेंस आपको पढ़नी है और सर्कल करना है। ठीक है, सर्कल द सब्जेक्ट पे, आपको किस पर सर्कल करना है, सब्जेक्ट पर। ठीक है, आपको सर्कल किस पे करना है, सब्जेक्ट पर आपको सर्कल करना है। एंड अंडरलाइन प्रेडिकेट, और जो प्रेडिकेट है उस पर आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, प्रेडिकेट पे अंडरलाइन करना है और सब्जेक्ट पे आपको सर्कल करना है। एक आपको करके बताया गया है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। चलिए करते हैं अब आप यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रगति, तो प्रगति क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया क्योंकि किसी का नाम है, और बाकी बचा वाला क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, इज अ ब्रिलियंट गर्ल। फिर चेन्नई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको अंडरलाइन करनी है, इसमें आपको सर्कल करना है। जो बचा है वो क्या हो जाएगा, वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। फिर ऐसे ही ऑल द ऑफिस आर क्लोज टूडे, सभी ऑफिस आज बंद हैं, तो ऑल द ऑफिस क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल द ऑफिस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, बचा हुआ प्रेडिकेट हो जाएगा। दिस बुक क्या है, सब्जेक्ट है, बचा हुआ प्रेडिकेट है। ठीक है, वी क्या है, वी एक सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग खो खो, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। द डॉक्टर, ठीक है, द डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट है, एग्जामिन द इंजर्ड मैन, जो किसी को चोट लगी है उसका वो एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा। संडे इज अ हॉलीडे, संडे क्या है, संडे सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है। ठीक है, मैनी पीपल आपका सब्जेक्ट है और बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट है। ठीक है, योगेश क्या है, योगेश सब्जेक्ट है, और ब्रॉड आइसक्रीम, ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, आकाऊ क्या है, ये सब्जेक्ट है, और बचा हुआ गेवस मिल्क, ये आपका प्रेडिकेट है। तो इस तरह से आपको इन्हें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सी में क्या करना है, कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब आपको ये सेंटेंस जो दिए गए हैं इन्हें आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, एडिंग अ सुटेबल सब्जेक्ट, कैसे आपको कंप्लीट करना है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको ऐड करना है। सब्जेक्ट अभी तक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इट में कंसिस्ट वन वर्ड और अ ग्रुप, एक वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। जैसे वी अनेबल टू क्रॉस द स्ट्रीट, हम रोड को क्रॉस करने में समर्थ नहीं है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, वी कर देंगे। ठीक है, वी वर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। ठीक है, वी वर अनेबल टू क्रॉस द स्ट्रीट। दूसरा, लुक पार्ट द रेस, लुक पार्ट इन द रेस, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपने लिए लिख सकते हैं। अपने लिए अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई टुक पार्ट द रेस, या फिर ही सी कुछ भी लिख सकते हैं। प्रेज द स्टूडेंट में आप क्या लिख सकते हैं कि टीचर प्रेज द स्टूडेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे टीचर लिख सकते हैं, टीचर प्रेज द स्टूडेंट। कम आउट द हाउस, ठीक है, तो कम आउट द हाउस किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर wants to become a पायलट, मैं एक पायलट बनना चाहता हूँ, wants to become a पायलट, तो आप यहाँ पे आप अपने लिए कह सकते हैं या फिर किसी और के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ सूरज wants to become a पायलट, सूरज पायलट बनना चाहता है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को ऐड करके इन सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी नेक्स्ट में आपको क्या दिया गया है, फ्लाई, बाय, ट्राई, क्राई, स्काई, हाई, ये आपको तेज बोल के पढ़ने हैं। ठीक है, फ्लाई, बाय, ट्राई, क्राई, स्काई, हाई, ऑल, टॉल, बॉल, स्मॉल, वॉल और कॉल, इस तरह से आपको तेज बोल के पढ़ने इनको। फिर लैक, टेक, पेज, मेक, ब्लू, ट्रू, ह्यू, ड्यू, फ्यू, ड्यू और ब्लू। ठीक है, इस तरह से। चलिए ये आप बोल के पढ़ लेना आप।
अब आपको एक्टिविटी 5th में क्या करना है, यहाँ देखिए मैंने पहले से कर दिया है, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है बिलोंग टू द फैमिली। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे बता दो, ये पीकॉक के बारे में बात हो रही है। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप यहाँ फीजेंट फैमिली लिख देंगे, ठीक है। फिर मेल को क्या कहते हैं, पीकॉक बोलते हैं, मेल का नाम पीकॉक होता है। और फीमेल को क्या बोलते हैं, पीहन बोलते हैं। वेयर दे आर फाउंड इन इंडिया, इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं। एक तो आप थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहते हैं तो ह्यूमिड एरिया लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन में भी मैंने आपको करवाया है ह्यूमिड एरिया। और नहीं तो आप पूरा डिटेल में लिखना चाहते हो तो आप एग्रीकल्चर फॉर्म आपके आया था चैप्टर में, गार्डन, ग्रोव और फॉरेस्ट में मिलते हैं ये, ठीक है। फिर संस्कृत नेम इसका क्या है, मयूर है। और इसके फेदर्स यूज कहाँ कहाँ यूज होते हैं, मेकिंग हैंड फैन, इनके पंखों को यूज किया जाता है हैंड फैन बनाने के लिए। लिव इन, ये कहाँ रहते हैं, ऑल ओवर द कंट्री आप कर सकते हैं, या फिर ह्यूमिड एरिया कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। ऑल ओवर द कंट्री मतलब ये पूरे देश में पाए जाते हैं। या फिर ये आप नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिंपल सा इन द ह्यूमिड एरिया कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं लिख देती हूँ, इसकी जगह आप इतना भी लिख सकते हैं कि इन द एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, आप ऑल ओवर द कंट्री लिख सकते हैं या फिर इन द ह्यूमिड एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।